आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो सीटीईटी जैसी परीक्षाओं की तैयारी में सच में मतलब पासा पलट सकते हैं। जरा सोचिए, पेपर में 30 नंबर ऐसे हैं जो अगर सही रणनीति अपनाई जाए तो लगभग मुफ्त के माने जा सकते हैं। ये 30 नंबर आते हैं भाषा वाले सेक्शन से, 15 हिंदी के गद्यांश और पद्यांश से और 15 अंग्रेजी के। पर यहाँ मजेदार बात यह है कि ज्यादातर लोग इन सवालों को गलत इसलिए नहीं करते कि वे मुश्किल हैं, बल्कि इसलिए कि वे इन पर जरूरत से ज्यादा समय लगा देते हैं। हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं उनके हिसाब से 90% छात्र इन पैसेज को पढ़ने में इतना डूब जाते हैं कि गणित या पेडागोजी जैसे सेक्शंस के लिए कीमती मिनट ही नहीं बचते। हाँ, ये बात तो 100% सही है। मैंने भी देखा है कि ज्यादातर लोग नॉलेज की वजह से नहीं बल्कि टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में मात खा जाते हैं। ये 30 नंबर एक तरह से एक जाल हैं। आसान लगते हैं पर आपका सबसे कीमती संसाधन यानी समय खा जाते हैं। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वे इसी समस्या का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सच कहूं तो थोड़ा चौंकाने वाला समाधान बताते हैं। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो न सिर्फ आपका समय बचाएगी बल्कि आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ाएगी। ठीक है, तो फिर देर किस बात की? चलिए इस तथाकथित जादुई ट्रिक की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये लंबे लंबे पैसेज जिन्हें देखकर ही टेंशन हो जाती है, उन्हें बिना पूरा पढ़े कम से कम समय में कैसे निपटाया जा सकता है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो स्रोत में बताई गई है वो मेरे लिए तो आंखें खोल देने वाली थी। हमें स्कूल से लेकर आज तक यही सिखाया गया कि पहले गद्यांश को ध्यान से पढ़ो, समझो, फिर सवालों के जवाब दो। लेकिन यह स्रोत कहता है कि सीटीईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षा में यह तरीका सबसे बड़ी गलती है। यह समय की सीधी सीधी बर्बादी है। बिल्कुल, और यहीं पर मतलब पारंपरिक सोच को चुनौती दी जाती है। स्रोत के मुताबिक सही तरीका है ठीक इसका उल्टा चलना। पहले सवाल फिर गद्यांश। इसे ही रिवर्स मेथड कहा गया है। इसकी प्रक्रिया बहुत सीधी है, बस 2 कदम है। पहला कदम है सवाल में से कीवर्ड ढूंढना। कीवर्ड मतलब सवाल में जो सबसे खास शब्द हो। हाँ, पर सिर्फ खास नहीं बल्कि सबसे अनोखे शब्द, यूनिक कीवर्ड्स। मिसाल के तौर पर लेखक के अनुसार आधुनिक शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो इसमें कीवर्ड्स होंगे आधुनिक शिक्षा और बाधा। ये 2 शब्द आपके लक्ष्य बन जाते हैं। मतलब पूरे पैसेज के समंदर में बिना नक्शे के गोता लगाने से बेहतर है कि पहले ये तय कर लो कि ढूंढना क्या है, मोती ढूंढना है या शंख। एकदम सही एनालॉजी है। और यहीं से दूसरा कदम शुरू होता है, स्कैनिंग। हाँ। अब आपको गद्यांश को शब्द दर शब्द पढ़ना नहीं है, आपको अपनी आंखों को पैराग्राफ पर तेजी से दौड़ाना है। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी भीड़ में किसी जाने पहचाने चेहरे को ढूंढते हैं। आप हर किसी को घूरते नहीं है ना, आपकी नजरें बस उस एक चेहरे पर जाकर रुकती हैं। ठीक वैसे ही आपको बस आधुनिक शिक्षा और बाधा शब्दों को ढूंढना है। जैसे ही वो शब्द मिले रुक जाइए। और फिर क्या जवाब वही मिल जाएगा? स्रोत का दावा है, और ये काफी बड़ा दावा है, कि 99% मामलों में जवाब आपको उन शब्दों वाली लाइन, उससे ठीक 1 लाइन ऊपर और 1 लाइन नीचे, बस। हाँ, इन्हीं 3 लाइनों के अंदर मिल जाएगा। आपको पूरा पैराग्राफ या पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी ट्रिक शायद इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है, वो है प्रश्नों के क्रम को समझना। ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली अवलोकन है। स्रोत कहता है कि सीटीईटी में अक्सर लगभग हमेशा प्रश्नों का क्रम वही होता है जो गद्यांश में जानकारी का क्रम होता है। अच्छा। हाँ, यानी पहले सवाल का जवाब आपको पहले या दूसरे पैराग्राफ में मिलेगा, दूसरे का उसके बाद, और आखिरी सवाल का जवाब अंतिम पैराग्राफ के आसपास। 1 मिनट, क्या ये सच में हमेशा काम करता है या पेपर सेट करने वाले इतने प्रेडिक्टेबल होते हैं? कहीं ये बस एक संयोग तो नहीं? ज्यादातर मामलों में ये काम करता है। सोचिए, पेपर सेटर का काम सवाल बनाना है, आपको उलझाना नहीं। वे एक तार्किक प्रवाह बनाए रखते हैं। इसका फायदा यह है कि हर नए सवाल के लिए आपको बार बार पूरा पैसेज ऊपर से नीचे तक नहीं खंगालना पड़ता। पहले सवाल का जवाब मिला तो दूसरे के लिए उसके आगे से खोजना शुरू करें। ये एक तरह से पैसेज का नक्शा बनाने जैसा है, जहां हर सवाल एक पड़ाव है। आपकी खोज का दायरा बहुत छोटा हो जाता है, जिससे समय और मानसिक ऊर्जा दोनों की जबरदस्त बचत होती है। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? इनके लिए तो कोई कीवर्ड होता नहीं। स्रोत इनके लिए क्या रास्ता सुझाता है? स्रोत इसके लिए भी बहुत साफ रणनीति देता है। शीर्षक वाले सवाल के लिए बस एक नियम है, इसे हमेशा सबसे आखिर में हल करें। ये एक आम गलती है कि लोग इसे पहले करने की कोशिश करते हैं।
जरा सोचिए, जब तक आप बाकी 5-6 सवाल हल कर चुके होंगे, आप रिवर्स मेथड का इस्तेमाल करते हुए गद्यांश के सबसे जरूरी हिस्सों से कई बार गुजर चुके होंगे। हाँ, सही बात है। आपके दिमाग में अनजाने में ही गद्यांश का एक माइंड मैप बन चुका होगा। सही बात है। आपको उसका केंद्रीय भाव अपने आप समझ आ चुका होगा। तब शीर्षक चुनना बच्चों का खेल हो जाता है। और अगर समय बहुत कम हो तो क्या इसके लिए कोई शॉर्टकट भी है? हाँ, एक शॉर्टकट ये भी है कि शीर्षक का संकेत अक्सर पहली या आखिरी 2 लाइनों में छिपा होता है। लेखक अक्सर शुरुआत में विषय का परिचय देते हैं और अंत में उसका सार बताते हैं। तो अगर आप दुविधा में हैं, तो इन 2 जगहों पर ध्यान केंद्रित करना फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं व्याकरण और शब्दावली पर। विलोम, पर्यायवाची, संधि समास, ये कीवर्ड से नहीं मिलते, इनके लिए क्या करें? क्या पूरी व्याकरण की किताब रट लें? स्रोत यहां पूरी तरह से व्यावहारिकता पर जोर देता है। वो कहता है कि परीक्षा से ठीक पहले पूरी व्याकरण की किताब पढ़ना न तो संभव है और न ही जरूरी। विलोम या पर्यायवाची शब्द के लिए सबसे कारगर तरीका है उस पूरे वाक्य को फिर से पढ़ना जिसमें वो शब्द आया है। वाक्य का संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट अक्सर शब्द का 90% अर्थ बता देता है, भले ही आपको शब्द का सटीक मतलब न पता हो। अच्छा। हाँ, आपका दिमाग वाक्य के बहाव के हिसाब से एक अनुमान लगा लेता है और स्रोत का दावा है कि यह अनुमान ज्यादातर सही होता है। संधि और समास के लिए सिर्फ बुनियादी नियम देख लेने की सलाह दी गई है, क्योंकि सीटेट में बहुत गहरे व्याकरणिक प्रश्न नहीं पूछे जाते। ये सब तो गद्यांश के लिए बहुत कारगर लगता है, लेकिन फिर आता है पद्यांश यानी कविता। सच कहूं तो कविता देखकर तो कई लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। अक्सर यही सुनने को मिलता है, इसका तो अर्थ ही समझ नहीं आ रहा। ये एक बहुत ही आम समस्या है और इसका संबंध ज्ञान से कम और मनोविज्ञान से ज्यादा है। यहाँ स्रोत एक बहुत जरूरी मानसिकता बदलने की बात करता है। आपको कवि नहीं बनना है। परीक्षा हॉल में बैठकर हर पंक्ति का गूढ़ साहित्यिक अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है। ये कोई लिटरेचर की क्लास नहीं है, ये एक ऑब्जेक्टिव परीक्षा है। तो फिर करना क्या है? अगर अर्थ ही न समझे तो जवाब कैसे देंगे? आपको सिर्फ कविता का भाव या थीम पकड़नी है। बस ये समझने की कोशिश करें कि कविता किस बारे में है। क्या कविता देशभक्ति की है, प्रकृति के सौंदर्य के बारे में है, किसी सामाजिक मुद्दे पर है या दुख व्यक्त कर रही है? एक बार जब आप ये मोटा मोटा भाव समझ जाते हैं तो कई प्रश्नों के उत्तर अपने आप साफ हो जाते हैं। हर शब्द का अर्थ जानना जरूरी नहीं है, सिर्फ कविता का मूड समझना काफी है। भाव पकड़ना सुनने में तो अच्छा लगता है, पर कई बार कविता की भाषा इतनी मुश्किल होती है कि भाव तक पहुंचना ही नामुमकिन लगता है। और अगर भाव बिल्कुल भी समझ ना आए तो स्रोत एक और बेहतरीन तरकीब सुझाता है, विकल्पों का सहारा लें। विकल्पों का? हाँ, कई बार जवाब सवाल में नहीं बल्कि विकल्पों में ही छिपा होता है। ओके। अगर कविता सिर के ऊपर से जा रही है तो चारों विकल्पों को पढ़ें। सोचें कि इन 4 में से कौन सा विकल्प कविता के समग्र टोन या माहौल से सबसे ज्यादा मेल खाता है। अच्छा। अक्सर 3 विकल्प बिल्कुल बेतुके होते हैं और एक विकल्प कविता के भाव के करीब होता है। ये एलिमिनेशन की एक बहुत प्रभावी तकनीक है। तो अगर इन सभी रणनीतियों को एक साथ देखें, रिवर्स मेथड, सवालों का क्रम, शीर्षक और व्याकरण की ट्रिक्स और कविता का भाव समझना, तो इसका कुल मिलाकर क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब है कि एक सही रणनीति से न सिर्फ ये 30 नंबर पक्के हो सकते हैं, बल्कि परीक्षा में लगभग 20 मिनट का कीमती समय भी बचाया जा सकता है। बिल्कुल, और वो 20 मिनट गणित या बाल विकास जैसे विषयों में लगाए जा सकते हैं जहां एक मिनट कीमती होता है। स्रोत के अनुसार समय प्रबंधन का लक्ष्य बहुत साफ होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के पैसेज को हल करने के लिए हर भाषा को अधिकतम 15 से 18 मिनट का समय दें। 15 से 18 मिनट? हाँ, दोनों भाषाओं को मिलाकर 30-35 मिनट से ज्यादा नहीं। यह लक्ष्य पहली बार में मुश्किल लग सकता है, लेकिन रिवर्स मेथड और बताई गई अन्य रणनीतियों का अभ्यास करके इसे आसानी से हासिल किया जा सकता है। और यहाँ अभ्यास शब्द बहुत जरूरी है, जैसा कि स्रोत में भी जोर देकर कहा गया है। इस तकनीक का असली फायदा तभी मिलेगा जब इसका अभ्यास पुराने प्रश्न पत्रों के साथ किया जाए। सिर्फ इस बातचीत को सुनकर परीक्षा में चले जाना शायद उतना कारगर ना हो। इस मेथड को अपनी आदत में लाना होगा। तो ये थी सीटीईटी परीक्षा में भाषा के खंड को हल करने की एक क्रांतिकारी और शायद थोड़ी विद्रोही तकनीक। उम्मीद है कि ये गहरी पड़ताल तैयारी में मददगार साबित होगी। ये सब सुनकर एक बड़ा सवाल मन में आता है, अगर पढ़ने और समझने के एक पारंपरिक तरीके को सिर्फ उल्टा करके परीक्षा में इतनी बड़ी बढ़त हासिल की जा सकती है, तो हमारी तैयारी के और कौन-कौन से क्षेत्र हैं, या शायद सीखने की पूरी प्रक्रिया में ही, जहां पारंपरिक तरीकों को पलटने से ऐसे ही आश्चर्यजनक परिणाम मिल सकते हैं? इस पर सोचना चाहिए।